23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी के घर सुभाष चंद्र बोस जन्म हुआ। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला। 15 वर्ष की आयु में ही सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला। 15 वर्ष की आयु में ही सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। बाद में सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने। उस समय उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। 15 सितंबर 1919 को परीक्षा की तैयारी के लिए वो इंग्लैंड चले गए और 1920 की आईसीएस परीक्षा में वरीयता सूची में 4था स्थान प्राप्त किया। ऐसे जुनूनी और आत्मविश्वास से पूर्ण थे नेताजी। जो ठान लिया वो करके दिखाया। लेकिन उनका मन तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों में रमा हुआ था। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाते। 22 अप्रैल 1921 आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। यह समाचार मिलते ही उनकी मां प्रभावती ने कहा, पिता, परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें सुभाष के इस फैसले पर गर्व है। अंततः जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राइपास ऑनर्स की डिग्री के साथ सुभाष देश सेवा के लिए स्वदेश वापस लौट आए। 1937 में एमिली शेंकल से उनका विवाह हुआ और उनकी अनीता नाम की बेटी हुई थी। 1939 में उन्होंने मेन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। 1940 में जब हिटलर के बमवर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक सप्ताह बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर ये आरोप न लगे कि उनकी जेल में बोस की मौत हुई है। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत में सुधार होगा वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके 38/2 एल्गिन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया था, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। उनको भारत से गुप्त रूप से निकलने में उनके भतीजे शिशिर के नेतृत्व में योजना बनी कि शिशिर अपने चाचा को देर रात अपनी कार में बैठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। सुरक्षित निकलने की तैयारियों के लिए मध्य कलकत्ता के वैचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर से बोस के भेष बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फैज टोपी खरीदी गई। अगले कुछ दिनों में एक अटैची, 2 कार्ड सबूल की कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया और कंबल खरीदा। एक प्रिंटिंग प्रेस से सुभाष के लिए मोहम्मद जियाउद्दीन BA LLB ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर द एम्पायर ऑफ इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस, जबलपुर नाम से विजिटिंग कार्ड छपवाए गए। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए सुभाष के निकल भागने की योजना घर वालों, यहाँ तक कि उनकी मां से भी से छिपाई गई। सुभाष के पुराने सूटकेस पर लिखे हुए उनके नाम SCB को मिटाकर उसके स्थान पर चीनी स्याही से MZ लिखा गया।
जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, चाचा और भतीजे ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदाह और हैरिसन रोड होते हुए हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल के बाहरी इलाके में पहुंच गए। सुबह करीब 8:30 बजे शिशिर ने धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर से कुछ 100 मीटर दूर सुभाष को कार से उतारा। अशोक के घर से देर रात सुभाष गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर दिल्ली पहुंचे। फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। 19 जनवरी की देर शाम जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कैंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो मियां अकबर शाह बाहर निकलने वाले गेट के पास खड़े थे। अकबर शाह उनके पास गए और उनसे एक इंतजार कर रहे तांगे में बैठने के लिए कहा। उन्होंने तांगे वाले को निर्देश दिया कि वो इन साहब को डीन होटल ले चले। फिर वो एक दूसरे तांगे में बैठे और सुभाष के तांगे के पीछे चलने लगे। रास्ते में उनके तांगे वाले ने कहा कि आप इतने मजहबी मुस्लिम शख्स को विधर्मियों के होटल में क्यों ले जा रहे हैं? आप उनको क्यों नहीं ताजमहल होटल ले चलते, जहां मेहमानों के नमाज पढ़ने के लिए जानमाज और वजू के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। और इस तरह एक बड़ी चूक होने से बच गई, क्योंकि डीन होटल में पुलिस के जासूसों के होने की संभावना ज्यादा थी। अगले दिन सुभाष चंद्र बोस को आबाद खां के घर पर शिफ्ट कर दिया। सुभाष स्थानीय पश्तो भाषा बोलना नहीं जानते थे, सुभाष ने बहरे होने का ढोंग रचा। सुभाष के पेशावर पहुंचने से पहले ही तय कर लिया गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के 2 लोग, मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार, बोस को सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खां कर दिया गया। तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मजार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब के ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली। वहां उन्होंने कार छोड़ उत्तर पश्चिमी सीमा के उबड़-खाबड़ कबायली इलाके में पैदल चलते हुए जनवरी के 27 से 28 की आधी रात अफगानिस्तान के एक गांव में पहुंचे। वहां से चाय के डिब्बों से भरे एक ट्रक में लिफ्ट ली और 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने जलालाबाद के पास अड्डा शरीफ मजार पर जियारत की। 30 जनवरी को उन्होंने तांगे से काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर वो एक ट्रक पर बैठकर बुध खाक के चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां से एक अन्य तांगा कर वो 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल में दाखिल हुए। इस बीच सुभाष बोस के एल्गिन रोड वाले घर के उनके कमरे में रोज खाना पहुंचाया जाता रहा। वो खाना उनके भतीजे और भतीजियां खाते रहे ताकि लोगों को आभास मिलता रहे कि सुभाष अभी भी अपने कमरे में हैं। सुभाष ने शिशिर से कहा था कि अगर वो 4 या 5 दिनों तक मेरे भाग निकलने की खबर छिपा गए तो फिर उन्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। 27 जनवरी को एक अदालत में सुभाष के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। तय किया गया कि उसी दिन अदालत को बताया जाएगा कि सुभाष का घर में कहीं पता नहीं है। 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेरल्ड में छपी। इसके बाद उसे रॉयटर्स ने उठाया, जहां से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये जानकार ब्रिटिश खुफिया अधिकारी न सिर्फ आश्चर्यचकित रह गए बल्कि शर्मिंदा भी हुए। 31 जनवरी को पेशावर पहुंचने के बाद रहमत खां और उनके गूंगे भरे रिश्तेदार जियाउद्दीन लाहौरी गेट के पास एक सराय में ठहरे। इस बीच रहमत खां ने वहां के सोवियत दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब सुभाष ने जर्मन दूतावास से संपर्क किया। उनसे मिलने के बाद काबुल दूतावास में जर्मन मिनिस्टर हांस पिल्गेर ने 5 फरवरी को जर्मन विदेश मंत्री को तार भेजकर कहा, सुभाष से मुलाकात के बाद मैंने उन्हें सलाह दी है कि वो भारतीय दोस्तों के बीच बाजार में अपने आप को छिपाए रखें।
मैंने उनकी तरफ से रूसी राजदूत से संपर्क किया है। बर्लिन और मॉस्को से उनके वहां से निकलने की सहमति आने तक बोस सीमेंस कंपनी के हेर टॉमस के जरिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहे। इसी बीच एक अफगान पुलिस वाले को उन पर शक हो गया। उसको कुछ रुपए और सुभाष की सोने की घड़ी देकर बमुश्किल पिंड छुड़ाया। ये घड़ी सुभाष को उनके पिता ने उपहार में दी थी। कुछ दिनों बाद सीमेंस के हेर टॉमस के जरिए सुभाष बोस के पास संदेश आया कि अगर वो अपनी अफगानिस्तान से निकल पाने की योजना पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पायत्रो क्वारोनी से मिलना चाहिए। 22 फरवरी 1941 की रात को बोस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। इस मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश लेकर आईं, जिसमें कहा गया था कि सुभाष दूसरे कपड़ों में एक तस्वीर खिंचवाएं। सुभाष की उस तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक ओरलांडो मजोटा के पासपोर्ट में लगा दिया गया। 17 मार्च की रात सुभाष को एक इटालियन राजनयिक सिनोर क्रेस्सिनी के घर शिफ्ट कर दिया गया। सुबह तड़के वो एक जर्मन इंजीनियर वेंगर और 2 अन्य लोगों के साथ कार से रवाना हुए। वो अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए पहले समरकंद पहुंचे और फिर ट्रेन से मॉस्को के लिए रवाना हुए। वहां से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे और इस तरह जेम्स बॉन्ड की किसी कहानी जैसी पल पल के अद्भुत रोमांच से भरपूर इस सत्यकथा का सुखद अंत हुआ। भारत की आजादी की अपनी इस लड़ाई के दौरान नेताजी ने कुछ कालजयी नारे दिए थे। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा एक सार्वकालिक अद्भुत नारा माना गया है, जिसने पूरे भारत में चेतना जगा दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। 18 अगस्त 1945 को उनकी मौत की खबर आई थी, लेकिन नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई थी। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर उनकी याद में तिरंगा फहराया था। 23 जनवरी 2022 को नेताजी की 126वीं जयंती है, जिसे पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगस्त 1941 में अपनी मृत्यु से कुछ पहले लिखी अपनी अंतिम कहानी बदनाम में रवींद्रनाथ टैगोर ने आजादी की तलाश में निकले एक अकेले पथिक की अफगानिस्तान के बीहड़ रास्तों से गुजरने का बहुत मार्मिक चित्रण खींचा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस महापुरुष पे चाहिए। धन्यवाद।